देखो बच्चों, आज हमें पढ़ना है प्लाज्मा झिल्ली, है ना। तो अपना कोशिका वाला चैप्टर चल रहा था, है ना। तो उसमें अपन पढ़ेंगे आज प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका, देखो कोशिका होती है, तो कोशिका के अंदर क्या होते हैं। ये कोशिका, जैसे ये कोशिका है। अब इस कोशिका के अंदर क्या होते हैं। कोशिका के अंदर होती है बाहर की तरफ, जो कोशिका के ऊपर जो ये भित्ति पाई जाती है, एक कोशिका की भित्ति एक कठोर आवरण पाया जाता है ना। एक दृढ़ आवरण पाया जाता है ना। चारों तरफ इसके एक दृढ़ आवरण पाया जाता है कोशिका की चारों तरफ। तो इसको बोलते हैं अपन कोशिका भित्ति, है ना। अब इस कोशिका के बाहर की तरफ जो कठोर आवरण पाया जाता है, इसको तो बोलते हैं अपन कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। अब इसके अलावा इस कोशिका भित्ति के नीचे, है ना, जो दीवार पाई जाती, जो झिल्ली पाई जाती है ना। कोशिका झिल्ली के चारों तरफ तो कोशिका भित्ति पाई जा रही है। अब कोशिका झिल्ली, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, है ना। तो ये प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका झिल्ली है, जो जीव द्रव्य के चारों ओर पाई जाने वाली एक पतली झिल्ली होती है, और ये जीवित होती है। ये तो होती है जीवित, कोशिका झिल्ली तो होती है जीवित, और ये कोशिका भित्ति होती है मृत, मरी हुई, डेड सेल, है ना। तो ये तो जिंदा होती है और ये मरी हुई होती है। ये तो लिविंग होती है और ये डेड होती है ना, जीवित होती है। तो ये जीवित होती है। अब इसके अंदर, है ना, कोशिकांग पाए जाते हैं, अलग अलग संरचनाएं पाई जाती है। इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है, इसके अंदर जो एक द्रव भरा रहता है, पूरे कोशिका में एक द्रव भरा रहता है, जिसको बोलते हैं अपन जीव द्रव्य। जीव द्रव्य बोल दो या कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर जो भरा होगा वो कोशिका द्रव्य, है ना। कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है, जो लिक्विड भरा रहता है कोशिका के अंदर, उसको बोलते हैं अपन कोशिका द्रव्य, है ना। अब इसमें केंद्रक भी देखो आप, ये केंद्रक, पहले इसको ऐसे गोल बना दो, फिर 3 जगहों से तोड़ दो, जिसमें ये केंद्रक है। 3 जगह से तोड़ दो इसको, है ना। 3 जगह से तोड़ दो इसे, और इसके ऊपर वो बना लो अंतःप्रद्रवी जाली का। ऐसे रफली बनाना है अपन को, कोई दिखाना नहीं किसी को। तो ये तो होता है केंद्रक बीच में, है ना। ये केंद्रक होता है बीच में, ठीक है। और इस केंद्रक में क्या भरा रहता है, क्रोमेटिन पदार्थ, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, ये सब भरे रहते हैं। तो इसको बोलते हैं अपन केंद्रक। इसको बीच में जो एक पाई जाती है, इसको बोलते हैं संरचना पाई जाती है। कोशिका के बीच में एक संरचना पाई जाती है केंद्र में, तो उसको बोलते हैं केंद्रक या नाभिक, या नाभिक, है ना। तो इस केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक, केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है ना, उसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। इस केंद्रक झिल्ली से कोशिका तक, मतलब केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक एक जाल पाया जाता है, नलिकाओं का जाल मिल रहा है अपन को, तो इसको बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका, है ना। तो ये सब संरचनाएं पाई जाती है, अपन ने बाकी पहले भी पढ़ लिया था, है ना, रफली। तो इसको अपन सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अपन कोशिका के चारों तरफ पाई जाती है एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, है ना। और इस प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो अपन को केवल आज का टारगेट यही है कि कोशिका झिल्ली, अपना आज को चैप्टर। तो कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, मतलब कोशिका झिल्ली क्या होती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली कोशिका झिल्ली कहलाती है, या प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है ना। तो अपन को कोशिका झिल्ली पढ़ना है ना। बाकी सब धीरे धीरे सारे और माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ेंगे इसमें अपन। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है ना। गोल्जी कोई भी पाया जाता है, तो सारे पढ़ेंगे अपन।
तो आज अपन पढ़ते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। तो देखो इसमें कोशिका झिल्ली पढ़ते हैं अपन, है ना। अब कोशिका झिल्ली इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, है ना। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। झिल्ली को मेम्ब्रेन बोल दो, बाकी प्लाज्मा तो प्लाज्मा ही रहेगा, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप तो यहाँ से देखो इसकी खोज किसने की, है ना, इसका संगठन क्या है ना, और मतलब इसमें कौन से पदार्थ पाया जाता है, कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है, काहे की बनी होती है, ये संगठन में आ जाएगा सारा अपना। इसके अलावा अपन को प्लाज्मा झिल्ली के मॉडल पढ़ने हैं, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना पढ़नी है। अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए अलग अलग मॉडल दिए, प्रतिरूप दिए, है ना। तो किसी वैज्ञानिक ने कहा भाई नहीं इसकी बनी होती है, किसी ने वैज्ञानिक ने कहा एक स्तरीय लिपिड की बनी होती है, किसी ने कहा डबल लेयर लिपिड की बनी होती है ना। तो किसी ने कहा प्रोटीन और लिपिड दोनों की मिलके बनी होती है, किसी ने सैंडविच मॉडल भी दिया। तो ये सब अपन पढ़ेंगे, है ना। किसी ने यूनिट मॉडल दिया, तो ये सब अपन पढ़ते हैं। और सबसे पहले पढ़ते हैं अपन खोज, फिर संगठन और फिर संरचना, है ना। संरचना के 4-5 मॉडल है, वो अपन देख लेते हैं, है ना। बाकी फिर जो सर्वमान्य मॉडल है, तो क्वेश्चन वहाँ से आता है एग्जाम में मोस्टली, है ना। सर्वमान्य जो मॉडल है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आता है ना। सबसे ज़्यादा पूछने के चांस वहीं से रहते हैं जो सर्वमान्य मॉडल है। लेकिन अपन को क्या है, एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वही अपन पढ़ेंगे इसमें। और फिर बाद में प्लाज्मा झिल्ली के कार्य, जिसमें ये प्लाज्मा झिल्ली चैप्टर खत्म, है ना। तो प्लाज्मा झिल्ली वाला टॉपिक खत्म। तो प्लाज्मा झिल्ली की, कोशिका झिल्ली की खोज किसने की, सबसे पहले लिखो खोज। खोज में डालो आप, खोज में सबसे पहले खोज किसने इसका प्लाज्मा झिल्ली की खोज की थी, इसको पूछ दो। बढ़िया, देखो सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली की खोज किसने की, क्रेमर व निगेली ने। प्लाज्मा झिल्ली की खोज की थी क्रेमर व निगेली। इंग्लिश में बोलेंगे इसको ऐसे, CRAMER, क्रेमर एंड निगेली। निगेली को बोलेंगे NEGALE, निगेली, है ना। इन्होंने खोज की थी इसकी, क्रेमर व निगेली ने खोज किसने की, क्रेमर व निगेली ने की। और क्या नाम दिया, और इसका नाम दिया था इन्होंने सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, मतलब ये कोशिका झिल्ली नाम दिया था, है ना। कोशिका झिल्ली नाम के भी इन्होंने दिया था और खोज भी इन्होंने की थी। सेल मेम्ब्रेन नाम दिया, है ना। दूसरा पॉइंट इसका है मतलब खोज तो की थी क्रेमर ने और निगेली ने। इसके बाद और किसने क्या क्या नाम दिया, है ना। इसमें अगला पॉइंट है, ये एक तो पॉइंट ये हो गया आपका। इसमें अगला पॉइंट है कि जो पेफर है ना, पेफर ने इसे क्या नाम दिया, पेफर ने इसको नाम दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेफर ने इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया, पेफर ने इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया। क्रेमर और नागेली ने क्या नाम दिया था, सेल मेम्ब्रेन, है ना, कोशिका झिल्ली। और प्रेफर ने इसको क्या नाम दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 3-4 वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं इसको, प्लाज्मा झिल्ली को, कोशिका झिल्ली को, है ना। तो ये तो पेपर ने दिया। इसके बाद प्लोव की स्पेलिंग है PLOWE, प्लोव। पेफर की PAFER, पेफर,
एफिया, पेफर प्लो। तो प्लो ने क्या नाम दिया, प्लो ने, ये एल आ रहा है ना इसमें, तो प्लाज्मा लेमा आएगा इसमें। प्लो ने इसे प्लाज्मा लेमा कहा, प्लाज्मा लेमा, इसमें भी ल आ गया, इसमें भी ल आ गया, तो ये प्लाज्मा लेमा। इसमें प आ गया, इसमें प आ गया, देखो प इसमें भी आ रहा है लेकिन इसमें ल आ रहा है, तो इसमें भी ल आ रहा है ना। तो ये संकेत है याद करने के। प्लो ने इसे प्लाज्मा लेमा कहा। किसको, इसे किसे, प्लाज्मा झिल्ली को या कोशिका झिल्ली को। कोशिका झिल्ली नाम किसने दिया, इसने दिया। कोशिका झिल्ली नाम किसने दिया, इन्होंने दिया, है ना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम किसने दिया, प्लाज्मा झिल्ली नाम किसने दिया, इसने दिया। मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली, यहाँ झिल्ली लिख दो आप, प्लाज्मा झिल्ली, यहाँ सेल मेम्ब्रेन के नाम जगह पे दोनों ही लिख सकते हो, कोशिका झिल्ली ऐसे, है ना। तो एक ही बात है, कोशिका झिल्ली नाम तो दिया था क्रेमर व निगेली ने, प्लाज्मा झिल्ली नाम किसने दिया, पेफर ने, है ना। वहाँ पे हिंदी में आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। तो प्लो ने क्या नाम दिया, ल, तो यहाँ पे भी ल, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा नाम किसने दिया, प्लो ने, है ना। इसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन इसको यहाँ से काट हटाओ। एक था वैज्ञानिक रॉबर्टसन, इसने क्या नाम दिया था, रॉबर्टसन ने इसे इकाई कला कहा, इकाई कला या झिल्ली, इकाई झिल्ली, इकाई कला या झिल्ली कहा। यूनिट मेम्ब्रेन, इकाई कला को बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन, है ना। इंग्लिश में आएगा तो ऐसे आएगा, हिंदी में आएगा तो इकाई झिल्ली या इकाई कला, है ना। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्लाज्मा झिल्ली को अलग अलग नाम दिया था, अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्लाज्मा झिल्ली को अलग अलग नाम दिया। खोज किसने की, जिसने खोज की उसने क्या नाम दिया, है ना। फिर अलग अलग, फिर दूसरा वैज्ञानिक आया उसने क्या नाम दिया। तो इस एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो कोशिका भित्ति है, कोशिका होती है हमारे सबका शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका के चारों तरफ जीव द्रव्य को घेरने वाली एक पतली रचना पाई जाती है ना। जीव द्रव्य को घेरने वाली एक पतली रचना पाई जाती है, इसको भी लिख देते हैं। जीव द्रव्य को यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली जीव द्रव्य को या कोशिका द्रव्य को, जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य एक ही बात है, जीव द्रव्य को घेरने वाली पतली रचना होती है। एक तो पतली होती है ना, पन्नी होती है ना, पॉलीथीन टाइप। तो ऐसे पतली रचना है, पतली कोमल और जीवित रचना है, जीवित रचना है मतलब संरचना है, स्ट्रक्चर है, जीवित संरचना है। देखो कोशिका भित्ति तो कैसी होती है, जो कोशिका भित्ति होती है ये कैसी संरचना है, मृत संरचना है, डेड स्ट्रक्चर है। लेकिन जो ये है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ये कैसी संरचना है, ये जीवित संरचना है। ये डिफरेंस है दोनों में, है ना। और इसमें देखो पहले इसको लिख लो थोड़ा सा, है ना, इसकी खोज लिख लो, खोज के बारे में भाई क्या इंपॉर्टेंट है। देखो पहले एक बार समझ लो, हमारा सबका शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका मिलकर उत्तक बनाते हैं, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं, और तंत्र मिलकर शरीर बनाते हैं। मतलब कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ना। ये अपन ने पहले पढ़ लिया। तो जीव द्रव्य को या कोशिका द्रव्य को घेरने वाली एक कोमल रचना है, एक पतली रचना है, एक जीवित रचना है ना,
जीवद्रव्य एक झिल्ली से घिरा रहता है चारों तरफ, उसको बोलते हैं अपन प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, मतलब कोशिका को घेरने वाली झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ये कोशिका का चित्र है ना। इसके बाद इसके चारों ये जीवद्रव्य है, इसके चारों ओर पाई जाती है जो कोशिका भित्ति है ना। अब इस कोशिका झिल्ली की या प्लाज्मा झिल्ली की खोज किसने की? तो क्रेमर व निगेली ने खोज की थी। क्रेमर व निगेली ने खोज की और इसको नाम दिया था कोशिका झिल्ली नाम दिया। कोशिका झिल्ली नाम किसने दिया? क्रेमर व निगेली ने। जबकि प्लाज्मा झिल्ली नाम किसने दिया? पेफर ने, है ना। प्लाज्मा लेमा नाम किसने दिया? प्लाज्मा लेमा नाम दिया प्लोव ने। इस यहाँ भी ल आ गया, वहाँ भी ल आ गया, यहाँ प आ गया, यहाँ भी प आ गया, प यहाँ भी आ गया है लेकिन यहाँ ल आ रहा है ना, तो यहाँ पे ल आ गया, इस यहाँ भी प आ रहा है ना, तो यहाँ पे यहाँ भी प, ऐसे करना आप, तो वो ल आ रहा है, यह ल आ रहा है ना। प्लाज्मा लेमा, देखो ये ल में और ये ल इनको मत जोड़ना, इस ले को जोड़ना, इस ल को और इस ल को, है ना। तो प्लोव ने क्या नाम दिया? प्लाज्मा लेमा। रॉबर्टसन ने क्या नाम दिया? रॉबर्टसन ने इसको इकाई कला कहा या इकाई झिल्ली कहा। इकाई झिल्ली नाम किसने दिया? रॉबर्टसन ने। प्लाज्मा झिल्ली कैसी संरचना होती है? प्लाज्मा झिल्ली कैसी स्ट्रक्चर है? प्लाज्मा झिल्ली जीवद्रव्य को घेरने वाली पतली, कोमल और जीवित रचना होती है ना। तो इसको आप कॉपी में बना लो। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली का संगठन। संगठन में कुछ भी नहीं, 3-4 लाइन है। प्लाज्मा झिल्ली काहे की बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन की और लिपिड की, है ना। तो इस मेनली प्लाज्मा झिल्ली की बनी होती है प्रोटीन की और लिपिड की। इसमें डीएनए और आरएनए नहीं पाया जाता, इसमें कोई डीएनए नहीं पाया जाता, इसमें कोई अनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता, है ना। थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट जरूर मिलता है ना। तो मेनली ये बनी होती है प्रोटीन की और लिपिड की, मतलब वसा की, है ना। तो देखो आप इसमें संगठन, इसमें कुछ पॉइंट लिख लो। ये संगठन है, इसका क्या संगठन है? ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये काय की मिलकर बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। तो लिखो इसमें प्लाज्मा झिल्ली काय की बनी होती है? प्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है मुख्य रूप से, है ना। इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है इसमें, है ना। सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। तो मतलब इसमें एग्जाम में आप ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखना, क्रम ध्यान रखना है इसका। प्रोटीन, है ना। फिर उस सबसे ज़्यादा प्रोटीन होगा, मतलब इसका मुंह इधर है, इधर इसका मुंह जिधर होगा ना वो सब ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद पाएगी इसमें लिपिड मतलब वसा, फैट, है ना। वसा मतलब लिपिड। प्रोटीन सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे कम होगी लिपिड, फिर उससे कम होगा इसमें कार्बोहाइड्रेट। 2-5% ही होता है कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा होगा इसमें, सबसे कम होगा ये, क्योंकि इसका मुंह जिधर होगा ना वो सर्वाधिक होगा। इनका क्रम ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाए तो, है ना। प्रोटीन सबसे ज़्यादा, इसका मुंह जिधर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो मतलब प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उससे कम लिपिड पाया जाता है, फिर उससे कम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ना। ये घटता क्रम है, ये 40 से 50% मतलब ऐसे पाए जाते हैं, ये कम, फिर 20 से 25%, फिर ये 2-5% ऐसे पाए जाते हैं, है ना। अब देखो प्लाज्मा झिल्ली में डीएनए और आरएनए एब्सेंट रहता है, नहीं पाया जाता। प्लाज्मा झिल्ली में
डीएनए व आरएनए नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। देखो, प्लाज्मा झिल्ली का संगठन पढ़ रहे हैं अपन। प्लाज्मा झिल्ली में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली इकाई की बनी होती है, मतलब कोशिका झिल्ली इकाई की बनी होती है ना। तो देखो, प्लाज्मा झिल्ली का संगठन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से इकाई की बनी होती है, प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है ना। प्रोटीन और लिपिड मतलब वसा, प्रोटीन और वसा की बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। क्वेश्चन आ चुका है एक बार एग्जाम में, है ना। सर्वाधिक मात्रा में इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है इसमें, है ना। मतलब प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है इन तीनों में। क्रम देखो, इसमें क्रम में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिपिड होगा, फिर उससे कम कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट सबसे कम होता है इसमें, है ना। एक बार तीनों क्वेश्चन आ चुका है, ये तीनों दे चुका है ऑप्शन में, है ना। तो इसने दे देता है ये भी और ये भी, ये दोनों ऑप्शन में दे दी थी। तो मुख्य रूप से ये दोनों पाए जाते हैं, है ना। ये तो 2-5% ही होता है, तीसरा तो। इसमें प्लाज्मा झिल्ली में क्या होता है, डीएनए और आरएनए अनुपस्थित होता है ना। मतलब अनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता है इसमें, कोई भी डीएनए 1% भी डीएनए नहीं पाया जाता है इसमें। तो ये इसका संगठन है ना। अब इसकी अपन संरचना पढ़ेंगे। प्लाज्मा झिल्ली में कोई डीएनए या आरएनए नहीं पाया जाता, मतलब इसके अंदर कोई अनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता। ये तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है मुख्य रूप से, है ना। और अब इसकी संरचना पढ़ेंगे अपन। तो इसकी संरचना के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल दिए हैं, है ना। अपने क्या क्या अलग अलग मॉडल दिया, भाई नहीं प्लाज्मा झिल्ली की संरचना ऐसी होती है, दूसरे वैज्ञानिक ने कहा कि प्लाज्मा झिल्ली की संरचना ऐसी होती है ना। तो इसको पढ़ते हैं अपन, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना। टॉपिक डालो अगला, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना। अब देखो, प्लाज्मा झिल्ली की जो संरचना है, प्लाज्मा झिल्ली की जो संरचना है, इस संरचना को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल दिए, है ना। तो पहले ये लाइन लिख लेते हैं कि क्या क्या मॉडल दिए, फिर सारे मॉडल पढ़ेंगे अपन, है ना। जिसमें जो फेमस है मॉडल है ना, उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली तो। लेकिन अपन को सारा पढ़ना है जो एग्जाम्स में कंपटीशन के हिसाब से आपसे पूछ सकता है ना। तो लिखो, इसमें प्लाज्मा झिल्ली की संरचना में लिखो, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग वैज्ञानिक मॉडल दिए, मॉडल मतलब प्रतिरूप, हिंदी में प्रतिरूप बोलते हैं। अलग अलग मॉडल दिए, प्रतिरूप दिए, है ना। तो क्या मॉडल थे, एक एक मॉडल को अपन लिखेंगे, है ना। तो देखो क्या क्या मॉडल दिए। जैसे पहला मॉडल है आपका सिंगल लिपिड लेयर मॉडल, है ना। सिंगल लिपिड लेयर मॉडल मतलब एकल झिल्ली वसा प्रतिरूप, एकल वसा झिल्ली प्रतिरूप, ऐसे मान लो आप। एकल परत, एकल हिंदी में बोलेंगे इसको एकल वसा प्रतिरूप, एकल परत, एकल कला वसा प्रतिरूप, ऐसे बोल दो आप। तो मतलब एक झिल्ली की मिलकर बनी होती है, एक लिपिड सिंगल लेयर आ गई ना, सिंगल लिपिड लेयर मॉडल। तो ये दिया था आप तो ये देख लो कि सिंगल लिपिड लेयर प्रतिरूप, सिंगल
लिपिड लेयर मॉडल ये किसने दिया था? ये दिया था, मतलब सिंगल लिपिड की बनी होती है, एक लेयर की बनी होती है, सिंगल लेयर है ना, सिंगल लेयर लिपिड की बनी होती है क्या? प्लाज्मा झिल्ली और है ना सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली सिंगल लिपिड लेयर की बनी होती है। हिंदी करनी नहीं आ रही मेरे को, इसको प्रतिरूप बोलते हैं, इसको परत बोलते हैं है ना, या स्तर बोलते हैं। हाँ, एकल स्तर वसा प्रतिरूप, एकल स्तर वसा प्रतिरूप। तो क्या होता है देखो, एकल स्तर वसा प्रतिरूप है ना। तो मतलब आप तो इंग्लिश में समझो, सिंगल लिपिड लेयर मॉडल मतलब एक सिंगल का मतलब एक लिपिड लेयर की बनी होगी क्या? प्लाज्मा झिल्ली काय की बनी होती है? एक सिंगल लिपिड लेयर की, मतलब एक लिपिड लेयर की मिलकर बनी होती है ना। तो ये मॉडल दिया था, मतलब इस मॉडल के अनुसार ये मॉडल दिया था ओवरटॉन ने है ना। यह मॉडल किसने दिया था? ओवरटॉन या ओवरटॉन ही आएगा। यह मॉडल दिया था ओवरटॉन ने। यह मॉडल दिया था ओवरटॉन ने, तो लिख लेते हैं, यह मॉडल ओवरटॉन ने दिया। यह मॉडल किसने दिया? ओवरटॉन ने। मतलब ये मॉडल ओवरटॉन के द्वारा दिया गया था, सिंगल लिपिड लेयर मॉडल। और इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली केवल एक लिपिड लेयर की बनी होती है ना। एक लिपिड लेयर, एक लेयर होगी वो लिपिड की होगी, बस प्रोटीन नहीं पाया जाएगा उसमें। इसने केवल लिपिड का ही बोला था है ना, केवल लिपिड की मिलकर बनी होती है, वो भी केवल एक ही लेयर मिलेगी, एक ही परत मिलेगी उसकी, लिपिड की या वसा की। एकल स्तर वसा प्रतिरूप, सिंगल लिपिड लेयर मॉडल। मतलब यह मॉडल दिया था ओवरटॉन ने, ओवरटॉन OVERTON, ओवरटॉन ने दिया है ना। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली, इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली क्या की बनी होती है? एक स्तरीय वसा की बनी होती है, वसा की बनी होती है ना। लेकिन इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया है पूरी तरह, इस मॉडल को अस्वीकार कर दिया गया है ना। दुनिया ने है ना, लोगों ने इस मॉडल को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि प्रोटीन की भी बनी होती है। ये तो इसने कहा ही नहीं, इसने तो कहा कि केवल लिपिड की बनी होती है, केवल वसा की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। तो इस मॉडल को अस्वीकार कर दिया गया है। इस मॉडल को अस्वीकार कर दिया। तो आप इसको बना लो आप है ना, इसको आप कॉपी में उतार लो। प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से देखो, प्लाज्मा झिल्ली का संगठन पढ़ रहे हैं अपन। प्लाज्मा झिल्ली का संगठन, प्लाज्मा झिल्ली कैसे मिलकर बनी होती है ना। यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है आपके। प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है मुख्य रूप से है ना। तो सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है इसमें, प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है इसमें है ना। ये क्वेश्चन एक बार, तो देखिए ये क्वेश्चन एक बार रेलवे के एग्जाम में पूछ लिया गया है। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा पाया जाता है लिपिड, सबसे ज़्यादा प्रोटीन। फिर देखो ये क्वेश्चन एक बार रेलवे के एग्जाम में पूछ लिया है कि सबसे ज़्यादा काय की मिलकर बनी होती है प्रोटीन। ये प्लाज्मा झिल्ली काय की बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। अब इसका क्रम भी ध्यान रखना है आपको भाई, इसका क्रम क्या है, प्रोटीन कौन ज़्यादा मिलता है, कौन कम मिलता है। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है, ये ऐसा तीर का निशान ध्यान रखना आप, ऐसा संकेत ध्यान रखना। लिपिड, फिर उसके सबसे कम मिलता है कार्बोहाइड्रेट, फिर उससे ज़्यादा लिपिड, फिर उससे ज़्यादा प्रोटीन है ना। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप, प्लाज्मा झिल्ली में क्या अनुपस्थित होता है?
प्लाज्मा झिल्ली में डीएनए और आरएनए अनुपस्थित होता है। कोई आनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता इस झिल्ली में, है ना। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना समझेंगे तो प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मॉडल दिएंगे। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल दिए हैं, प्रतिरूप दिए हैं, है ना। भाई किसी प्लाज्मा झिल्ली की संरचना ऐसी होती है, वैसी होती है ना। तो इसको देखो तो सबसे पहला मॉडल है आपका सिंगल लिपिड लेयर मॉडल। मतलब सिंगल लिपिड लेयर मतलब एक लिपिड लेयर की बनी होती है। इस मॉडल ने क्या कहा कि ये मॉडल किसके द्वारा दिया था? ओवरटोन ने दिया था सबसे पहले तो। और इस मॉडल ने क्या कहा, इस मॉडल के अनुसार ओवरटोन ने क्या कहा कि प्लाज्मा झिल्ली इकाई की बनी होती है। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली एक स्तरीय वसा की बनी होती है ना। सिंगल लिपिड लेयर नाम है ना, सिंगल लिपिड लेयर, एक स्तरीय वसा। मतलब केवल वसा की केवल एक लेयर मिलेगी, है ना। तो केवल यही नहीं मिलती, अपन यहाँ पे देख रखा है कि प्रोटीन भी पाया जाता है इसमें, है ना। थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, तो प्रोटीन के बारे में तो जिक्र नहीं किया इसने। तो इस मॉडल को अस्वीकार कर दिया गया, है ना, अस्वीकार कर दिया गया। तो आप इसको कॉपी में लिख लो। देखो अपना सिंगल लिपिड लेयर वाला मॉडल, तो एक मॉडल तो नहीं मिट गया, है ना। अब दूसरा प्रतिरूप पढ़ता है अपन, दूसरा मॉडल पढ़ते हैं। ये भी रिजेक्टेड है दूसरा मॉडल भी, है ना। दूसरा मॉडल है उसने सिंगल कहा था, इसने डबल बोल दिया। डबल लिपिड लेयर मॉडल। मतलब उसने सिंगल कहा था, इसने डबल बोल दिया। उसने तो सिंगल लिपिड बोला था, लिपिड लेयर बोला था, इसने डबल लिपिड लेयर बोल दिया। मतलब द्विस्तरीय वसा प्रतिरूप। द्विस्तरीय वसा प्रतिरूप, है ना, डबल लेयर। मतलब इसने क्या कहा, ये मॉडल दिया था, किसने दिया ये मॉडल? सबसे पहले तो ग्रेंडल व गॉर्डन ने दिया था इन्होंने मॉडल। ग्रेंडल व गॉर्टन इन्होंने दिया था ये मॉडल, है ना। तो इन्होंने क्या मॉडल दिया? दो वैज्ञानिक थे ये, ग्रेंडल व गॉर्टन। इन्होंने कहा कि जो है ना प्लाज्मा झिल्ली है ना, नाम से स्पष्ट हो रहा है डबल लिपिड लेयर, है ना। डबल लिपिड लेयर की बनी होती है ना। दो लिपिड लेयर होगी, लिपिड की लेयर मिलेगी, लिपिड की परत मिलेगी, उसमें दो, है ना, दो स्तर मिलेंगे लिपिड के, वो डबल स्तर होंगे, है ना। और उसने बोला था सिंगल लिपिड लेयर की, तो उसने बोला था एक स्तर मिलेगा, एक लेयर मिलेगी लिपिड की। इसने डबल लेयर बोला, तो डबल लिपिड लेयर की बनी होती है ना। तो इसको भी अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि इसने भी प्रोटीन के बारे में नहीं बताया, है ना। तो इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। तो इसको लिखते हैं अपन, है ना। तो इसमें यहाँ से लिख लो आप, यह मॉडल किसने दिया? ग्रेंडल व गॉर्टन ने। ग्रेंडल व गॉर्टन द्वारा दिया गया। ग्रेंडल व गॉर्टन द्वारा दिया गया, है ना। और इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली इकाई की बनी होती है। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली दो लिपिड स्तर की बनी होती है। दो वसा स्तर की बनी होती है। दो लिपिड ही लिख लो आप, तो दो लिपिड या वसा स्तरों से मिलकर बनी होती है। स्तर मतलब लेयर्स, परत, लेयर। दो वसा स्तरों से मिलकर बनी होती है।
बनी होती है। इस मॉडल को अस्वीकार कर दिया गया है ना, इसको भी लिख लो। इस मॉडल को अस्वीकार कर दिया गया। देखो वर्तमान में इस दोनों मॉडल को अस्वीकार कर दिया गया पूरी तरह से, है ना। लेकिन अब जो मॉडल आएंगे ना उनको थोड़ा थोड़ा मानने हैं। 5 मॉडल पढ़ने हैं अपन को, तो है ना 2 मॉडल हो चुके हैं, है ना। तो जो सर्वमान्य मॉडल अपन 5वां मॉडल आएगा वो लास्ट में, है ना। तो उसी को सर्वमान्य मॉडल रहता है और क्वेश्चन भी मोस्टली वहाँ से पूछा जाता है। तो इनको एक बार फिर से समझते हैं। इस डबल लिपिड लेयर मॉडल, ये दूसरा मॉडल है आपका। तो डबल लिपिड लेयर मतलब प्लाज्मा झिल्ली काय की बनी होती है, डबल लिपिड लेयर की बनी होती है, 2 स्तरीय वसा की बनी होती है। दो स्तरीय, द्विगा मतलब 2 स्तरीय वसा, नाम से स्पष्ट है। यह मॉडल किसने दिया था? यह मॉडल दिया था ग्रेंडल व गोर्टन द्वारा दिया गया, है ना। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली काय की बनी होती है? 2 लिपिड स्तरों की बनी होती है, 2 वसा स्तरों से मिलकर बनी होती है ना। और ये इस मॉडल को वर्तमान में अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इसने प्रोटीन के बारे में तो कुछ जानकारी नहीं दी, है ना। तो इसको आप उतार लो कॉपी में। अब देखो तीसरा मॉडल है आपका त्रिस्तरीय प्रतिरूप। अगला लिखो, तीसरा त्रिस्तरीय प्रतिरूप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइलेमिलर मॉडल, है ना। जो ट्राइलेमिलर मॉडल या त्रिस्तरीय, त्रि का मतलब 3, त्रि का मतलब ही 3 हो गया ना। तो देखो ये किसने दिया था? ये इस मॉडल को क्या है, सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, समझ लो। सैंडविच कभी खाया है? सैंडविच देखा तो होगा। सैंडविच मॉडल, इसे दोबारा लिख लो। देखो समझ लो इसको पहले। ये क्या मॉडल था? त्रिस्तरीय। इसने 3 स्तरों की बोल दी, 3 स्तर की बोल दी, लेकिन इसने प्रोटीन को भी शामिल कर लिया और लिपिड तो पहले से ही था, है ना। इसने प्रोटीन को भी शामिल कर लिया। वह प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन से भी मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनी होती है। 3 स्तर पाए जाते हैं प्लाज्मा झिल्ली में, है ना। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना में प्रोटीन और लिपिड के ऊपर नीचे तो प्रोटीन होगी, जैसे सैंडविच होता है ना, ऊपर से वो और नीचे से वो, बीच में वो क्या होगी? फॉस्फोलिपिड, बीच में लिपिड होगी, फॉस्फोलिपिड, है ना। तो इसको पढ़ते हैं। जो प्रोटीन की लेयर होगी वो एक होगी ऊपर नीचे, और नीचे 2 द्विआण्विक पढ़ते हैं इसको अपन। देखो सबसे पहले तो ये मॉडल किसने दिया था? डेनियली व डेवसन ने, है ना। डेनियली और डेवसन ने सबसे पहले ये मॉडल दिया था। इस मॉडल को किसने दिया? डेनियली व डेवसन ने दिया। डेनियली व डेवसन ने दिया था। ये 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस मॉडल को दिया था, है ना। डेनियली व डेवसन द्वारा इस मॉडल को दिया गया, ट्राइलेमिलर मॉडल को, त्रिस्तरीय प्रतिरूप को। अब इसे सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। इसे सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है ना। और इस मॉडल के अनुसार देखो, जैसे सैंडविच होता है ना, मैं आपको बताऊं,
ये ऊपर ऊपर की अपन बनाते हैं सैंडविच में, जैसे ऊपर से होती है ना दोनों तरफ, ऐसे, है ना। है ना, ये ऊपर ऊपर से ऊपर ऊपर प्रोटीन की परत पाई जाती है। एक तो ऊपर पाई जा रही है प्रोटीन की परत, एक नीचे पाई जा रही है प्रोटीन की परत। कोई बात नहीं, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो अपन को समझना है ना। सेम आए नहीं, जरूरी नहीं, समझना है अपन को तो। और बीच में थोड़ा सा इसको ऐसे बना लो, चलो। इसके नीचे प्रोटीन की परत पाई जाती है, ये से, ये तो प्रोटीन की परत ऊपर, और इसके नीचे फॉस्फोलिपिड की दो स्तरीय परत पाई जाती है। दो स्तर लिपिड के होते हैं। ये तो हो गया ऊपर की प्रोटीन की, ये प्रोटीन, और ये हो गया आपकी लिपिड। कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड, है ना, फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड ये लिपिड है, लेकिन फॉस्फोलिपिड है, और ये प्रोटीन पाई जाती है इसमें, है ना। ऐसे ही नीचे भी एक परत पाई जाएगी प्रोटीन की, सेम बना लेते हैं, साइज अलग अलग होगी। थोड़े छोटे मोटे बन गए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सेम बनाना है। साइज भी सबकी लगभग लगभग वही कर देना। आप तो अपन तो कंपटीशन को पढ़ रहे हैं, जो अपन को तो क्या है, समझना है ओनली। अपन को एग्ज़ाम में थोड़ी दिखाना है किसी को। तो ये है ना, ये लिपिड। ऐसे ये नीचे भी लिपिड। ये लिपिड है ना, ये तो ये भी लिपिड की स्थिर है, और ये प्रोटीन हो गई, है ना। तो ऊपर नीचे तो प्रोटीन की परत पाई जाती है, जैसे सैंडविच में होता है ना ऐसे। तो ये भी प्रोटीन हो गया। डेनियली और डेवसन द्वारा दिया गया था ये मॉडल, है ना। त्रिस्तरीय मॉडल है, इसको सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। सैंडविच में जैसे ऊपर नीचे होती है ना, तो ऐसे अपन ने बना दिया। प्रोटीन की एक लेयर मानेंगे इसको, एक लेयर, और नीचे डबल लेयर, ये डबल लेयर, है ना। तो ये डबल लेयर है प्रोटीन की, फॉस्फोलिपिड की लिपिड की डबल लेयर है ना। दो स्तर इसके पाए जाते हैं, द्विआण्विक अपन इसको लिखते हैं, है ना। तो ये चित्र तो है, बाकी इसमें लिख लेते हैं पॉइंट। देखो, इसमें प्लाज्मा झिल्ली, इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली की औसत मोटाई कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लो। चित्र को देख के अपन पहले ये लाइन लिख रहे हैं, इस मॉडल के अनुसार, ताकि ये लाइन आ जाएगी, इसमें सेट हो जाएगी। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली की औसत मोटाई कितनी होती है? 75 से 100 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम 75 से 100 एंगस्ट्रॉम होती है ना। तो वो है। और इस चित्र को अलग सा ही दिखा दो, आपको नया नया परेशान करेगा चित्र। रफली बना लेना चित्र, कोई वो नहीं है ना। प्लाज्मा झिल्ली की औसत मोटाई कितनी होती है? 75 से
100 एंगस्ट्रॉम, 75 से 100 एंगस्ट्रॉम ये मापने की इकाई होती है ना। तो ये प्लाज्मा झिल्ली इकाई की बनी होती है कि प्लाज्मा झिल्ली की साइज़ कितनी होती है। ये अब प्लाज्मा झिल्ली इकाई की बनी होती है इस मॉडल के अनुसार। तो इसमें लिखो कि इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली में इस मॉडल में क्या कहा था, प्लाज्मा झिल्ली में क्या पाई जाती है। एक तो प्रोटीन की ऊपर और नीचे, जैसे सैंडविच में ऊपर और नीचे पाई जाती है ना परत ब्रेड, ऐसे प्रकार प्रोटीन की ऊपर और नीचे एक परत पाई जाती है, एकल लेयर, एकल स्तर, एक परत पाई जाती है। और फॉस्फोलिपिड की 2 स्तर पाई जाती है ना, एक तो ये स्तर और एक ये स्तर, तो 2 स्तर फॉस्फोलिपिड के पाए जाएंगे इसमें, है ना। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली में ऊपर नीचे प्रोटीन की एकल परत और फॉस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत पाई जाती है। द्विआण्विक एक बार फिर से बना लो इसको, द्विआण्विक, फिर से गड़बड़ हो रही है, द्विआण्विक परत पाई जाती है प्लाज्मा। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली, लाइन को चेंज कर देते हैं, प्लाज्मा झिल्ली ऊपर नीचे प्रोटीन की, प्लाज्मा झिल्ली में एक ऊपर व नीचे प्रोटीन की एकल परत और फॉस्फोलिपिड की में कहाँ से आ गया, हाँ ये हटेगा, द्विआण्विक परत, फॉस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत पाई जाती है। मतलब इसकी बनी होती है ना, प्रोटीन ऊपर व नीचे प्रोटीन की तो सिंगल परत, सिंगल लेयर, और बीच में डबल लेयर, मतलब द्विआण्विक लेयर, है ना, पाई जाती है। तो ये हो गया आपकी। और जो प्रोटीन की औसत मोटाई है, प्रोटीन की मोटाई कितनी थी, प्रोटीन की मोटाई थी 20 से 25 एंगस्ट्रॉम, वैसे ये इतना आएगा नहीं आपके, है ना। और वसा की मोटाई कितनी है, वसा की मोटाई इसमें है, या लिपिड की मोटाई है, लिपिड, ऐसा करो आप, लिपिड की मोटाई है आपके 25 से 45 एंगस्ट्रॉम। आप तो केवल इसको ध्यान रख लेना। ये इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली की औसत मोटाई कितनी है, 75 से 80 एंगस्ट्रॉम, है ना। और एक बार इसको फिर से समझेंगे, प्रोटीन की मोटाई कितनी है, 20 से 25 एंगस्ट्रॉम, लिपिड की मोटाई कितनी है, 25 से 45 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है ना। और यह मॉडल प्लाज्मा झिल्ली की असममितता को प्रदर्शित नहीं करता है। यह मॉडल प्लाज्मा झिल्ली की असममितता को प्रदर्शित नहीं करता है। यह मॉडल प्लाज्मा झिल्ली की असममितता को प्रदर्शित नहीं करता है। नहीं, देखो प्लाज्मा झिल्ली क्या है, असममित संरचना है, एसिमेट्रिकल। तो ये असममित संरचना होती है प्लाज्मा झिल्ली।
एक नोट लगा देंगे अपन यहाँ पे कि प्लाज्मा झिल्ली कैसी संरचना है, तो उसको प्रदर्शित नहीं करता ये, है ना। तो इस मॉडल की कमी है ये, है ना। बाकी और तो इसने बता दिया भाई प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, इनकी मोटाई कितनी होती है। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं अपन कि जो प्लाज्मा झिल्ली को समझाने वाला तीसरा मॉडल है ये त्रिस्तरीय मॉडल, है ना, त्रिस्तरीय प्रतिरूप, ट्राइलेमिलर मॉडल। तो मतलब प्लाज्मा झिल्ली काय की बनी होती है, 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है ना। एक तो प्रोटीन और एक लिपिड, ऊपर नीचे तो होगी प्रोटीन, है ना, और बीच में होगी फॉस्फोलिपिड, मतलब लिपिड या फॉस्फोलिपिड, है ना, उनकी डबल लेयर मिलेगी फॉस्फोलिपिड की। तो देखो इस मॉडल को सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। सैंडविच मॉडल क्यों कहा, क्योंकि इसने कहा दिया कि ऊपर नीचे जैसे सैंडविच में मिलता है ना, ऐसे प्रोटीन की एक सिंगल लेयर मिलेगी और बीच में फॉस्फोलिपिड की, मतलब लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर मिलेगी। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली की औसत मोटाई कितनी है, 75 से 100 एंगस्ट्रॉम, 75 से 100 एंगस्ट्रॉम होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है ना। इस देखो इस मॉडल की एक और बहुत बढ़िया लाइन है भैया, एक और बढ़िया क्वेश्चन आता है। इस मॉडल को पीएलपी प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, है ना, यह एक और नाम आता है इसका, ऐसे भी लिख सकते हो पीएलएलपी मॉडल भी कहते हैं। प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन मॉडल भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है पीएलपी मॉडल किसने दिया, पीएलपी मॉडल किसने दिया, तो आंसर आएगा डेनियली व डेवसन ने, क्योंकि यही तो है पीएलपी मॉडल, सैंडविच मॉडल चाहे त्रिस्तरीय मॉडल। तो पीएलपी मॉडल भी कहते हैं इसको। पीएलपी मॉडल किसने दिया, डेनियली व डेवसन द्वारा दिया गया। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली में ऊपर नीचे प्रोटीन की परत पाई जाती, ऊपर नीचे प्रोटीन की एकल परत पाई जाती है, सिंगल लेयर मिलेगी, और फॉस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत पाई जाएगी, डबल लेयर, है ना, डबल लेयर मिलेगी फॉस्फोलिपिड की। तो ये फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर मिलती है इस मॉडल के अनुसार। और इसने मोटाई बता दी, मोटाई तो यहीं बता दी, यही इनको याद कर लेना आप, तो इनको छोड़ देना। प्रोटीन की मोटाई होती है 20 से 25 एंगस्ट्रॉम, लिपिड की मोटाई होती है 25 से 45 एंगस्ट्रॉम के बीच, है ना। अब तो इसको ध्यान रख लेना बाकी। और इस मॉडल को क्या बोलते हैं, सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल की एक कमी है बहुत बड़ी कि ये मॉडल है ना प्लाज्मा झिल्ली की असममितता को प्रदर्शित नहीं कर पाया, है ना, नहीं करता है असममितता को। और इस मॉडल को पीएलपी मॉडल या पीएलएलपी मॉडल भी कहते हैं। तो आप इसको बना लो कॉपी में, चित्र भी बनाना। देखो 3 मॉडल हो गए, देखो 3 मॉडल हो गए अपने, है ना। अब 3 मॉडल के बाद चौथा मॉडल है अपना। रॉबर्टसन भी एक वैज्ञानिक था, उसने रॉबर्टसन ने भी एक अपना मॉडल दिया था, है ना। तो उसने कहा था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, है ना। तो इकाई झिल्ली प्रतिरूप रॉबर्टसन ने दिया था, तो इसको भी पढ़ते हैं, इकाई झिल्ली प्रतिरूप या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और सबसे पहले तो आप एक नोट ज़रूर डाल लो कि पारगम में प्लाज्मा झिल्ली कैसी संरचना है ना, प्लाज्मा झिल्ली कैसी संरचना है, इस चीज़ को अपन नोट डाल लेते हैं। नोट डालो एक, प्लाज्मा झिल्ली कैसी संरचना है। देखो प्लाज्मा झिल्ली क्या है ना, पारगम में संरचना होती है, पारगम में, चयनात्मक पारगम में, है ना, चयन करके पारगम में लेती है, और अर्ध पारगम में, ये तीनों नाम आते हैं, है ना। इसके अलावा पारगम में प्लाज्मा झिल्ली असममित संरचना है। तो प्लाज्मा झिल्ली कैसी संरचना है, पारगम में संरचना है, अर्ध पारगम में संरचना है, और चयनात्मक पारगम में संरचना है ना। इसके अलावा प्लाज्मा झिल्ली असममित संरचना है ना। तो इसको लिख लेते हैं अपन, नोट डाल के लिखो, प्लाज्मा झिल्ली पारगम में, अर्ध पारगम में, अर्ध पारगम में
अर्ध ऐसे आएगा क्या, अर्ध पारगम्य ऐसे आएगा, अर्ध पारगम्य यार ऐसे आएगा, लिख लो आप तो, अर्ध पारगम्य और अर्ध पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य संरचना है। संरचना है ना, कैसी संरचना है? प्लाज्मा झिल्ली कैसी संरचना है? पारगम्य, मतलब ये ऐसी झिल्ली है कि इसके अंदर से ये झिल्ली है जैसे, है ना। अभी ये कोशिका की झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली, ये कोशिका की झिल्ली है। अब इसके अंदर कौन आएगा और कौन जाएगा, है ना, उस चीज़ को चयन पारगम्य झिल्ली करती है, तो इसको बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य। अर्ध पारगम्य आधी ही चीज़ें जा पाती है इसमें, आधी चीज़ें नहीं जा पाती, है ना। पारगम्य का मतलब है कि कोशिका झिल्ली के अंदर कौन सी चीज़ जाएगी, अंदर कौन सी चीज़ जा रही है, कोशिका के अंदर कौन सी चीज़ बाहर आ रही है ना। तो इसको बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य। मतलब पारगम्यता का मतलब है कि अंदर चीज़ का अंदर जाना और बाहर निकलना। कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज़ है, वो अंदर जा रही है, बाहर निकल सकती है, इसमें से पारगम्यता ये है। पारगम्यता का मतलब आर पार कर गया, इस झिल्ली में से आर पार करके चीज़ें अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। अब कौन सी चीज़ बाहर जाएगी, कौन सी चीज़ अंदर आएगी, इस चीज़ का चयन ये करती है कि ये चीज़ अंदर आएगी, कोशिका के अंदर आएगी, ये चीज़ बाहर जाएगी, है ना। तो इस चीज़ का चयन करती है प्लाज्मा झिल्ली, तो इसको बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य, है ना। अर्ध पारगम्य भी है, आधे पदार्थ चीज़ों को बाहर जाने देती है, आधी चीज़ों को नहीं जाने देती, तो अर्ध पारगम्य है ना। अर्ध का मतलब आदि पारगम्य। पारगम्य का मतलब पारदर्शी, मतलब पारगम्य मतलब निकलने कौन चीज़ आ जा सकती है इसके अंदर से, पारगम्य होती है ना। तो इसको लिख लो। असममित संरचना भी है, असममित संरचना भी होती है ना। तो इसमें अगला मॉडल देख लो आप पहले। अगला मॉडल क्या है कि चौथा मॉडल पढ़ रहे हैं अपन, तो चौथा मॉडल दिया था इकाई कला प्रतिरूप, है ना। इकाई झिल्ली प्रतिरूप कला को झिल्ली भी बोलते हैं, है ना। इकाई को यूनिट बोलेंगे, तो यूनिट इंग्लिश में बोलेंगे इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। देखो इकाई कला प्रतिरूप यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, है ना। तो ये यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब है सबकी झिल्ली एक जैसी होगी। कोशिका होती है ना, कोशिका के अंदर क्या मिलते हैं, कोशिकांग मिलते हैं, अलग अलग कोशिकांग मिलते हैं। जैसे एक कोशिका है ना, ये कोशिका, ये है कोशिका। अब इस कोशिका के अंदर अलग अलग कोशिकांग मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलता है, केंद्रक भी मिलता है ना, केंद्रक भी मिलता है, इसके बाद गाल्जी कोय भी मिलता है। तो अलग अलग कोशिकांग मिलते हैं, है ना। इसके अलावा हरित लवक भी मिलता है इसमें, हरित लवक। तो अलग अलग कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर अलग अलग कोशिकांग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, अंदर प्रदेवित जालिका है ना। तो इस कोशिका के ऊपर जो पाई जाने वाली कोई प्लाज्मा झिल्ली होती है और कोशिकांगों के ऊपर पाई जाने वाली जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, दोनों की संरचना एक ही होती है। क्या मॉडल दिया, क्या नाम, क्या है इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है। इस मॉडल के अनुसार जो कोशिका के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली है ना, और कोशिका के ऊपर जो पाई जाती वाली प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, और जो इसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, उनकी कोशिका झिल्ली, उनकी प्लाज्मा झिल्ली, उनकी संरचना समान होती है। उनका संगठन भी समान होता है और संरचना भी समान होता है। इसलिए तो उसको बोल दिया यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन मतलब इकाई कला, सबकी झिल्ली एक ही होगी, है ना। मेम्ब्रेन सबकी यूनिट है, एक है, अलग अलग नहीं है ना। तो इस मॉडल को त्रिस्तरीय मॉडल का रूपांतरित रूप भी कहते हैं। देखो इसमें, और ये मॉडल रॉबर्टसन द्वारा दिया गया था। देखो इसमें, इस मॉडल को रॉबर्टसन द्वारा दिया गया था, और इस मॉडल इकाई कला प्रतिरूप को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को रॉबर्टसन द्वारा दिया गया।
इसके अलावा इस मॉडल को त्रिस्तरीय मॉडल जो आप उसने दिया था, सैंडविच मॉडल, त्रिस्तरीय मॉडल का रूपांतरित रूप बोला है इसने, बोला जाता है इसको, इस मॉडल को, है ना। तो लिखो इसमें, इसे प्रतिपादक लिख लो सीधा, प्रतिपादक, प्रतिपादक या गिवन बाई, है ना, एक ही बात है। गिवन बाई या प्रतिपादक कौन है? रॉबर्टसन, रॉबर्टसन, है ना। अब देखो, मतलब रॉबर्टसन द्वारा दिया गया, द्वारा दिया गया, रॉबर्टसन द्वारा दिया गया। दूसरा है, दूसरी लाइन है इसके, यह त्रिस्तरीय मॉडल का रूपांतरित रूप है। त्रिस्तरीय, जो वो सैंडविच मॉडल दिया था ना, तीन, उन्होंने, डेनियली व डेवसन ने, सैंडविच मॉडल, उसी का रूपांतरित रूप है ये मॉडल। यह त्रिस्तरीय मॉडल का रूपांतरित रूप है, रूपांतरित रूप है, यह कहलाता है, रूपांतरित रूप कहलाता है। उसको चेंज कर दिया थोड़ा सा, है ना। इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली, कोशिका की सतह पर पाई जाने वाली कोशिका झिल्ली और कोशिकांगों की सतह पर पाई जाने वाली कोशिका झिल्ली की संरचना और संगठन एक समान होता है, समान होता है। इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार कोशिका की सतह पर, कोशिका की सतह पर पाई जाने वाली, कोशिका की सतह पर पाई जाने वाली, पाई जाने वाली और